आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे हम आज शेख अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला फैमिली की। और अभी फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि कश्मीर की हालत गाजा जैसी हो जाएगी। तो मैं उस पर भी आऊँगा, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो शानदार कोर्स है, हर दिन आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, ये एक मेडिटेशन की तरह है। इस पूरे कोर्स को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। ये कोर्स 2.5 महीने तक चलेगा, 75 दिन तक चलेगा। हर दिन एक लाइव लेक्चर होगा। फेज 1 में 25, फेज 2 में फिर 25, फेज 3 में 25, फेज 3 डेवलपमेंट फेज होगा। और आप जब आप निकलेंगे ना, तो आप अपने में चेंजेस देखेंगे कि कहां से शुरू किया था और क्या हो गया। पॉर्न एडिक्शन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सिर्फ 350 रुपए का ये कोर्स है, तो इन कोर्स को आप जरूर अवेल करें। तो चलो हम बात करते हैं शेख अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला फैमिली की। 1846 एंग्लो सिख वॉर, डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में कश्मीर को बेच दिया गया। डोगराओं के पास कश्मीर आ गया। और इससे पहले भी कश्मीर जो है बुद्धिज्म सेंटर रहा था, मुगलों का भी राज रहा, काफी कुछ रहा। लेकिन हम 1846 के उसकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो अब ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद राजा हरि सिंह आए। अब राजा हरि सिंह जो थे, वो ऐसा बोला जाता है कि वो अपने लिए ज्यादा सोचते थे, ठीक है, इतना प्रजा के लिए नहीं सोचते थे। अब उसी दौरान एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाला, 6.5 फीट लंबा, और बोलता ऐसा था कि अगल बगल लोगों की भीड़ जम जाती थी, शेख अब्दुल्ला का जन्म होता है। शेख अब्दुल्ला जो है वो कश्मीरियों के हक की मांग करते थे और ये बोलते थे कि जो राजा हरि सिंह कह रहे हैं वो सही नहीं है। 1932 में इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, लेकिन फिर बाद में शेख अब्दुल्ला को लगा कि नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको आप याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे हम, तो ये जो पार्टी है जम्मू JKNC सबसे बड़ी पार्टी है, JKNC कश्मीर की। तो बाद में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमको सबको साथ में लेके चलना है कि मुस्लिमों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का ही पक्ष यहां पे रखा जा रहा है, तो वो शायद सही नहीं रहेगा, राइट। तो अब क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो लगातार भिड़ गए इसमें राजा हरि सिंह से। 26 साल के थे 1932 में, जब उनको पूरा एक डेलीगेशन कि आखिरकार हमको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो जब राजा हरि सिंह के लिए पूरा डेलीगेशन, उसके अध्यक्ष थे, मतलब उसके अध्यक्ष ने उसमें शामिल थे, यहां पे शेख अब्दुल्ला मिलने गए। उसके बाद फिर राजा हरि सिंह से मुलाकात हुई, बट बाद में प्रॉब्लम यह हुई कि राजा हरि सिंह के खिलाफ काफी ज्यादा ये खुल के सामने आने लगे। तो राजा हरि सिंह ने इन पे देशद्रोह का मुकदमा डालकर इनको जेल में डाल दिया था। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की भी कश्मीरी पंडित और कश्मीर उनके दिल के सबसे करीब, तो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना, ये चीज है। कट टू 1947। अब आपको पता है कि कश्मीर में फिर पाकिस्तान का हमला हो गया, क्योंकि कश्मीर जो राजा हरि सिंह ने बोला, देखिए अगर राजा हरि सिंह 15 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देते तो ये कभी नौबती नहीं आती। मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि राजा हरि सिंह ने ये किया क्यों नहीं। अगर वो 15 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देते तो आज पीओके भी हमारा होता, ठीक है। बट वो डिले हुआ, इधर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान की सेना कबाइलियों के फॉर्म में आई और पूरे कश्मीर पे उसने अटैक कर दिया। और ये अटैक काफी ब्रूटल था, काफी हद तक बारामूला, पूरा ये सारा एरिया जो है ना, कश्मीर वाला भी, वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था और पाकिस्तान का अपर हैंड। फिर राजा हरि सिंह ने कहा कि, और इन्होंने बहुत लूट खसोट मचाई थी, मतलब ये बारामूला रुक गए थे श्रीनगर आने से पहले, और वहां पे रेप, लूट पाट बहुत, ठीक है, जंगली तो थे ये, तो जंगलीपना। उस समय भी शेख अब्दुल्ला को 1947 में रिहा कर दिया गया था, और उस समय भी शेख अब्दुल्ला और बाकी बहुत सारे कश्मीरियों ने अपनी एक ग्रुप टाइप का बनाया था, सेना टाइप की बनाई थी, ताकि हम इन कश्मीरियों से लड़ सके, इन पाकिस्तानियों से लड़ सके। अब उसके बाद क्या होता है कि 1948 आते आते, अक्टूबर आते आते, 27 अक्टूबर को, यहां पे 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करने के लिए तैयार हैं। फिर भारत की सेना जो है वो पीछे खदेड़ने लगी, ठीक है। मामला यूनाइटेड नेशन फिर चला गया, रेजोल्यूशन 47। और उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला जो है, इनको कहा गया कि, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई घाटी में शांति ला सकता है तो वो शेख अब्दुल्ला है। तो शेख अब्दुल्ला आए, बोले कि लोग इनकी बातें समझते हैं, इनको सुनते हैं। तो इनको फिर उस समय प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, सदर रियासत, गवर्नर। तो फिर राजा हरि सिंह और उनके बेटे कर्ण सिंह आए।
तो अब हम ये देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री उस समय बनाया गया, लीडर बनाया गया मेन। फिर 1950 आते आते क्या हुआ, एक साल के अंदर अंदर शेख अब्दुल्ला के रुख बदल गए। यही शेख अब्दुल्ला जो बहुत पक्के दोस्त थे जवाहरलाल नेहरू के, विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो बताती कि अब शेख अब्दुल्ला का बर्ताव बहुत खराब है, बहुत अजीब सा, बहुत अच्छा बर्ताव वो नहीं कर रहा। कश्मीर के मसले पे भी वो कुछ साफ कहते नहीं है। जो उनकी संगत थी, जो उनके लोग थे ना, उन्होंने कश्मीर को अलग करो इसके खिलाफ भरना शुरू कर दिया था। तो शेख अब्दुल्ला एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने लगे, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया। और शेख अब्दुल्ला मतलब ऐसा बोला जाता है कि ईद के दिन वो लगभग कन्विंस थे कि अब हम आजादी की घोषणा कर देंगे, कि कश्मीर आजाद है, कश्मीर अलग है। लेकिन यह बात जब जवाहरलाल नेहरू को पता चली, तुरंत उनको गिरफ्तार करवाया गया, सुबह पुलिस आई और उनको फिर कोडाईकनाल साउथ में केरल में भेज दिया गया, मतलब उधर साइड उनको 11 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। फिर 1964 में फिर शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाला गया। जवाहरलाल नेहरू से लगातार बात हुई, उस समय जवाहरलाल नेहरू भी, अब मसला काफी पीछे छूट चुका था, कश्मीर में भी काफी हद तक नॉर्मलसी आ गई थी, तो बोला था कि अब कश्मीर को आगे कैसे ले जाए। तो ये शेख अब्दुल्ला से बातचीत हुई। फिर शेख अब्दुल्ला से भी बोला, वो पाकिस्तान से भी बातचीत करने में काफी पक्ष में थे, ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान से बातचीत करने में। तो जनरल अयूब खान से उनसे मुलाकात हुई और जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात होने ही वाली थी कि 27 मई 1964 को, आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया। शेख अब्दुल्ला बहुत फूट फूट के रोए, बहुत ज्यादा फूट फूट के रोए, गले लग के रोए उनके जो पार्थिव शरीर थे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1965 अगले ही साल वॉर हो जाता है इंडिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इंडिया ने पटकनी दे दी बुरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर 1971। अब देखो 1971 में जो वॉर हुआ वो डिसाइसिव इसलिए था क्योंकि अगर उस समय हम चाहते तो पूरा पाकिस्तान, आज हमारा पाकिस्तान एक राज्य होता, हो सकता उसमें कांग्रेस की बीजेपी की सरकार बन जाती, क्योंकि वो पूरी सेना हमारे पास आ गई थी। पूरी सेना ने 90 लाख सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। बट फिर जुल्फिकार अली भुट्टो आए और उसके बाद यहां पे सेना जो है वो वापस दी गई और नॉर्मलसी आई। बट उसी दौरान 1972 में एक शेख इंदिरा एकॉर्ड्स हुए थे। शेख अब्दुल्ला को पता चल गया था कि देखो अब भूल जाओ, ये सब कुछ अलग अलग तो नहीं। तो शेख अब्दुल्ला को यह था कि यार अब देखो जो है सो है, और बेस्ट यही है कि हम बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंडली तरीके से यहां पे काम करें। तो शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी से बोला कि भाई देखो, हमको कोई रेफरेंडम, कोई प्लेबिसाइट छोड़ दो, पावर दे दो। शेख अब्दुल्ला, और फिर इंदिरा गांधी की प्रॉपर कंडीशन थी कि देखो तुम अलग होने की या रेफरेंडम प्लेबिसाइट, क्योंकि आपको पता ही है ना कि 1947 में जो रेजोल्यूशन 47 था उसमें पहले ही क्लॉज ये है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी, भारत अपनी सेना हटाएगी और उसके बाद रेफरेंडम होगा। तो पाकिस्तान कभी अपनी सेना हटाएगी नहीं। लेकिन वो रेजोल्यूशन ठंडे बस्ते में चला गया। वैसे भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन क्या ही हो रहा है, आप देख रहे हो क्या, इसराइल के यूनाइटेड नेशन कह रहा है युद्ध लोगों, इसराइल बोलता है भाई ऐसे ज्यादा ज्ञान ना दो, कोने में बैठो चाचा, हमको ना समझाओ। तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन वो बस नाम के ही होते हैं। तो ठंडे बस्ते में से फाड़ फोड़ के फेंक दिया और ठंडे बस्ते में चला गया। और शेख अब्दुल्ला ने एक पावर कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि भाई देखो अब लास्ट टाइम है, तो पावर तो कभी शेख अब्दुल्ला के पास रही नहीं थी, तो पावर तो आ जाए। साथ ही साथ अगर इसको आप नेगेटिव सेंस में मत देखिए, देखिए पावर आएगी तभी आप बदलाव कर सकते हो। तो शेख अब्दुल्ला को भी लगा कश्मीर को अब आगे ले जाना है, लेट दी बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने अकॉर्ड साइन किए। तो प्लेबिसाइट की एकदम, तो कहते ना प्लेबिसाइट भाई हो ही नहीं सकता वो, ठीक है, और प्लेबिसाइट एकदम पीछे छूट गया। और उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड साइन कर लिए। फिर उसके बाद वो रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन 1982 में फिर उनका देहांत हुआ और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला है जो उनके डॉक्टर थे, है ना, डॉक्टर हैं, उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है। और इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के भी रिश्ते ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत खराब भी नहीं थे। 1987 में 1987 में आपको पता ही है कि कश्मीर में इलेक्शन हुए। आज जितने भी आतंकवादी उस समय मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना के, MUF बना के वो जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इधर कांग्रेस और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया। अब ऐसा बोला जाता है कि 1987 के जो इलेक्शंस थे वो रिग्ड थे, ठीक है, अब थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने इसमें धांधली की तो जीती कांग्रेस, और जरूरी भी था कांग्रेस का जीतना। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है उसने फिर विद्रोह कर दिया और फिर आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और VP सिंह की एक सरकार बहुत ज्यादा इस पे अच्छे से डील नहीं कर पाई। ये बहुत उनकी नाकामयाबी थी 1989 में जो हुआ। फिर 1989 को कश्मीरी पंडितों को पलायन और सब कुछ हुआ। 1990 के बाद फिर सेना आई और फिर कश्मीर का जो अनस्टेबल फेज है वो 1987 के बाद से ही शुरू हो गया। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला भी थे, कांग्रेस के संपर्क में थे, गठबंधन के बाद कई बार सरकार भी बनाई, कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा। अब 2015 में एक और पार्टी बहुत बड़ी वहां की है
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 1999 में बनाई गई थी, महबूबा मुफ्ती अभी इसकी करंट लीडर है। ठीक है, मोहम्मद शेख मोहम्मद मुफ्ती जो है वो 1989 में शेख मोहम्मद मुफ्ती होम मिनिस्टर थे वीपी सिंह की सरकार में, और इन्हीं रूबिका सईद को ही किडनैप कर लिया था आतंकवादियों ने। सोचिए, होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था, छोड़ना पड़ा था फिर आतंकवादियों को, और उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो जाते आतंकवादियों को, कश्मीर को खत्म कर देंगे, ऐसा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है 1989 के बाद से। तो 2015 में फिर बीजेपी की सरकार, पहली बार बीजेपी ने कश्मीर में सरकार बना ली, जम्मू एंड कश्मीर में, और 75 से 87 सीटें भी विधानसभा की हो गई थी। तो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, बट 2017 में अगेन 2018 आते आते ये गठबंधन टूट गया और 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और अभी जैसे जो 370 को भी चैलेंज किया गया था, उसमें कोर्ट ने ही बोला था कि सितंबर 2024 से पहले पहले इलेक्शन करवाओ। तो अब उस समय अभी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहे थे बाद में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। तो अब उमर अब्दुल्ला ने एक फोटो भी डाली थी अभी जब फैसला आया था कि मेरे घर पे ताला लगा दिया गया है, ये हिसाब किताब। तो अब फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। अब फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला था कि आप अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब आपको पड़ोसियों को ध्यान से चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, ये कोट किया यहां पे फारूक अब्दुल्ला ने। और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको भारत से बात करनी है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही। और अगर ऐसे ही रहा तो जिस तरीके से इजराइल गाजा पे बम बरसा रहा है, कश्मीर भी गाजा हो जाएगा। अब यहां पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही शानदार लीडर रहे हैं, नो डाउट। आप ये मान के चलिए कि वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमेशा भारत के साथ और भारत के लिए काम करते आए हैं। जो सेपरेटिस्ट है वो बहुत बेकार लोग हैं, वो हैं खराब। लेकिन जो ये फारूक अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गए, ये सब भारत के लिए काम करते आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला ने भी हमेशा भारत की मुखालिफत, साथ ही साथ मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत वो की। और देखिए, जब उनसे आपको एक इंटरव्यू में बताना चाहूंगा, आप देखिएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन्होंने इंटरव्यू लेता एक बार फारूक अब्दुल्ला का 3-4 साल पहले। अब इससे फारूक अब्दुल्ला पे उन्होंने बोला कि आप अपने आप को भारतीय मानते हो, भड़क गए थे, आपका मतलब क्या है इससे। अब वो देखिएगा, भड़क गए थे वो कि मैं इंडियन हूं, मेरा खून भारतीय है। तो ये हमेशा याद रखिए कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा भारत की बेहतरी चाहते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट, यहां पे मैं फारूक अब्दुल्ला की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। क्यों? डेमोक्रेसी, हर कोई असहमत हो सकता है। पहली बात तो यह है कि जहां पे बातचीत की बात है, पाकिस्तान की वजह से ही बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। वहां का आर्मी और सब बिकाऊ है। पाकिस्तान खुद ही नहीं चाहता बातचीत करना। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने नहीं है, और हम सबको पता है इमरान खान कितनी भर भर के तारीफ करते थे भारत की, जैसे ही प्रधानमंत्री बन के सुर बदल गए। और नवाज शरीफ के साथ भी यही था। तो हमको यह समझना पड़ेगा, वहां की सरकार आर्मी चलाती है, सब आर्मी के पास, और आर्मी है बिकाऊ। आज ही दोस्तों इंटेलिजेंस सोर्सेस की माने तो पाकिस्तान चाइना बड़ा प्लान बना रहा है। चाइना पूरा पाकिस्तान को फंड कर रहा है, आतंकवादियों को अपने वेपन्स दे रहे हैं। जो वेपन्स बरामद हुए वो चाइना फंडेड है, चाइना के हैं वो। ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो जो आर्मी यूज करती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम बात कर लें? बात करें, हम तो बात करने को तैयार है। भारत ने तो पाकिस्तान को हमेशा ही छोटा भाई समझा है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है? छोटा भाई इतना नालायक है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो अपने ही धीमे धीमे अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा तो छोटा भाई है वो। तो आप एक बात बताओ कि हम तो बोल ही ना बातचीत करो, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है आतंकवाद। वो तो ये है कि एक तरफ तो आतंकवाद हम खेलते रहें, कश्मीर को खत्म करते रहें, और दूसरी तरफ बातचीत करें। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कृष्ण नीति, डिप्लोमेसी चलती है यहां पे, और प्रॉपर डिप्लोमेसी चलती है। तो अगर हम आपके लिए कुछ करें तो आपको भी कुछ करके देना पड़ेगा। हाफिज सईद, PMML जो उसकी मरकजी मुस्लिम लीग है, वो उसका बेटा, हाफिज सईद का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, आतंकवादी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। गाजा की जहां तक बात करें, कश्मीर की बात, अभी स्टेटस में प्रॉपर बताना चाहूंगा कि कश्मीर में होटल ओवरबुक्ड है, हो सकता है, ठीक है, वंदे भारत लॉन्च होने वाली है। तो भाई ये गाजा की सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग है वहां का। वो आज से नहीं, 2000 साल से प्रॉब्लम में है, 2500 साल से अनस्टेबल है। लेकिन
यहां हमेशा सिचुएशन लगे, कश्मीरीज आर वेरी वेरी स्मार्ट, हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो परेशानियां आई है, जो कह रहे हैं कि कश्मीर गाजा, भाई कभी नहीं। इनफैक्ट कश्मीर एक नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनेगा, लेकिन इसमें सरकार को समझना, बीजेपी सरकार, अभी मौजूदा सरकार को सबसे पहले तो इलेक्शन जल्द से जल्द कराओ। एक बार इलेक्शन हो जाए ना तो फारूक अब्दुल्ला के सुर बिल्कुल बदल जाएंगे, और स्टेटहुड दो आप। मैं बिल्कुल बोलता हूं कि कश्मीर को वापस स्टेट बनाओ, तुरंत स्टेटहुड दो। यूनियन टेरिटरी वैसे भी केंद्र ने बोला कि वो कुछ टाइम तक है, तो आप इसको यूनियन टेरिटरी से हटा के, लद्दाख को आप यूनियन टेरिटरी लेने दो, लेकिन यहां पे आप इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तभी यहां पे चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, ये बयान सही नहीं है। बातचीत हो, लेकिन यहां बातचीत पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रही है। तो एक छोटा सा इतिहास था अब्दुल्ला फैमिली और पाकिस्तान और भारत का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।